अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सना शहबाज। आज हम लोग पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू आपको देती चली जाऊं। ये इस तरह की एनीमिया की टाइप है जिसमें रेड ब्लड सेल्स फॉल्टी बनते हैं। फॉल्टी बनने से मुराद है कि उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, उनमें कोई जीन्स म्यूटेशन हुई होती है या कोई वो जेनेटिकली एबनॉर्मल सेल्स जो बनते हैं, उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज़ अ हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन which cause red blood cells to become mishappen and break down। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनती है जेनेटिकली ही, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल जल्दी टूट जाते हैं एंड इन द रिजल्ट बॉडी में एनीमिया कॉज होता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर आप पढ़ें, सिकल सेल एनीमिया इज अ autosomal recessive genetic disorder caused by mutation in HBB gene। The mutation result in the production of abnormal hemoglobin known as hemoglobin S। HBB एक जीन का नाम है जो कि रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। उसी के अंदर एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है जिसकी वजह से फॉल्टी हेमोग्लोबिन बनता है जिसको हेमोग्लोबिन एस कहते हैं। इस हेमोग्लोबिन एस की वजह से एनीमिया कॉज होता है और इसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किस तरह से कॉज होता है, उसका रूट कॉज से लेके अकरेंस तक हम सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं उसको पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बना था उसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन एस। हेमोग्लोबिन एस की पॉलीमराइजेशन हुई। पॉलीमराइजेशन का मतलब है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलके बल्क में मॉलिक्यूल्स बना दिए। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन एस बन गया। उसके बाद हेमोग्लोबिन एस की डीऑक्सीजनेशन हो गई क्योंकि हेमोग्लोबिन सही से अपना काम नहीं कर पाएगा। हेमोग्लोबिन का फंक्शन यही होता है कि वो बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन क्योंकि वो पहले ही डिफॉल्टी बना है इसलिए अब वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और हेमोग्लोबिन एस की डीऑक्सीजनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट डीऑक्सीजनेशन के बाद दो प्रोसेस होंगे, रेड ब्लड सेल्स डैमेज, हिमोलिसिस। हिमोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं। हीमो मीन रेड ब्लड सेल्स, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, रेड ब्लड सेल्स का टूटना या ब्रेक डाउन करना, इट्स कॉल्ड हिमोलिसिस। एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडेशन मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड ब्लड सेल्स डैमेज होंगे, हेमोलिसिस होगी एंड सेकंड पे एबनॉर्मली एडहेशन, एक दूसरे के साथ जो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे एक क्लस्टर बना देंगे, एक रुकावट बना देंगे। देन एनीमिया कोर्स हो जाएगा एंड वैजो ओकल्शन। वैजो ओकल्शन क्लस्टर्स ने मिलके एक रुकावट बना दी वेजल्स के अंदर जिसको हम लोग वेजल ओकल्शन कहेंगे या फिर वैजो ओकल्शन कहेंगे। अब दोबारा से इसको एक दफ़ा पढ़ लें कि हुआ क्या। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हेमोग्लोबिन एस की पॉलीमराइजेशन हो गई। हेमोग्लोबिन जो एबनॉर्मल थे उन्होंने मिलके साथ एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना दिए। उसके बाद उनकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी क्योंकि वो फॉल्टी हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देन क्या होगा, हमारे पास दो चीज़ें होंगी, रेड ब्लड सेल्स जो बनेंगे वो डैमेज बनेंगे या फिर उनकी हिमोलिसिस हो जाएगी। रेड ब्लड सेल्स बनते साथ ही ब्रेक डाउन कर जाएंगे। सेकंड पे क्या होगा कि एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडेशन मॉलिक्यूल, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूल हैं, जो कर्व शेप के मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपका जो हेमोग्लोबिन नेचुरली होता है वो राउंड होता है, लेकिन जो यहाँ पे एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनेंगे, हेमोग्लोबिन एस बनेंगे, इनकी शेप मून लाइक होगी और ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक क्लस्टर सा बना देंगे वेजल के अंदर। ये वेजल है और यहाँ पे इन्होंने मिल के आपस में इस तरह से क्लस्टर बना दिया है तो ये एक ओकल्शन हो जाएगी और रिजल्टिंग दिस एनीमिया कॉज होगा। कॉजेस क्या हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक होता है तो इसका बेसिक कॉज हमारे पास आएगा जेनेटिक इनहेरिटेंस। इट इज द इनहेरिटेड इज ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। इंडिविजुअल मस्ट इनहेरिट टू कॉपीज ऑफ सिकल सेल जीन, one from each partner parent to have the disease HBSS। Sickle cell trait, if a person inherit only one mutual gene, they occur, they carry the trait but usually do not show symptom। सिकल सेल एनीमिया के लिए दोनों फॉल्टी जीन्स होना ज़रूरी है
तभी पर्सन में सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम शो होंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बॉडी में एक तो जीन है लेकिन दूसरा नहीं है, तब बॉडी में जीन्स तो रहेंगे लेकिन वो अपने सिम्टम शो नहीं करेगा। माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होते हुए एक जीन उसको अपने पेरेंट की तरफ से मिले और दूसरा अपने किसी दूसरे पेरेंट की तरफ से मिल जाए, तो जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसकी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट देखें, साइन एंड सिम्टम्स। Symptoms typically appear after 6 months of age when fetal hemoglobin decreases. एनीमिया हो जाता है इसके अंदर, जिसमें फटीग, पेलनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एनीमिया देखने के लिए आप लोग स्किन को देखते हैं, स्किन एकदम पेल हो जाएगी, स्क्लेरा एकदम येलो वाइटिश फॉर्म में हो जाएगा और जो आपके नेल्स हैं वो भी पेल हो जाएंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम आएगी और बॉडी में एक्सट्रीमली फटीग या फिर मलेज शो होगा आपको। वैसोकल्शन क्राइसिस, पेन क्राइसिस, सडन स्वेयर पेन इन द चेस्ट, जॉइंट, बैक एंड एब्डोमिनल, क्योंकि क्लस्टर्स आपस में मिलके उन्होंने वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है वेजल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट में, आपके लंग्स में, आपके जॉइंट्स में पेन प्रोड्यूस होगी। डेक्टाइलाइटिस, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, ऑफन द फर्स्ट साइन इन इन्फेंट। बच्चों में हाथों में और पाँव में पेन रहना, स्वेलिंग रहना डेक्टाइलाइटिस कहलाता है। Splenic sequestration, large amount of blood become trapped in the spleen causing a sudden drop in hemoglobin। क्योंकि स्प्लीन सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वहाँ पे भी अगेन ओकल्शन हो जाएगी, क्लस्टर्स मिलके पॉलिमराइजेशन होके एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन एस की वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। इन्फेक्शन इसमें क्या आता है, इंक्रीज सस्केप्टिबिलिटी इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक निमोनिया ड्यू टू डैमेज टू द स्प्लीन। जॉन्डिस, जब बॉडी में रिजल्टिंग तौर पे एनीमिया अगर हो जाएगा जिसकी वजह से ओवरऑल एचपी ड्रॉप करेगा, तो एक बहुत ही मेजर कंडीशन होगी, बहुत ही प्रोमिनेंट कंडीशन होगी, जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस में येलोइंग ऑफ आई एंड स्किन ड्यू टू रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। सिम्टम्स हमने इसके क्या पढ़े कि ओवरऑल हेमोग्लोबिन डिक्रीज होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड है एनीमिया हो जाएगा और एनीमिया में बॉडी में फटीग होगी, पेलनेस होगी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके बाद वैसोकल्शन होगी, वैसोकल्शन होने की वजह से जॉइंट पेन, बैक पेन, एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा। डेक्टिलाइटिस, पेनफुल स्वेलिंग ऑन हैंड एंड फीट, ये ज़्यादातर इन्फेंट में होगी, वो कंप्लेन करेंगे आपको कि उनके बाजुओं में, उनके पाँव में दर्द है। Splenic sequestration, large amount of cells become trapped in the spleen, जिसके रिजल्ट के तौर पे हेमोग्लोबिन ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा। स्प्लीन अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, और क्योंकि हेमोग्लोबिन सही से नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से बॉडी में जॉन्डिस भी हो जाएगा और रैपिड डिस्ट्रक्शन होगी रेड ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट देखें, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले जो आपने करना है, पेशेंट को मोरल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट की पर्सनल केयर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो ओवरऑल आपकी मैनेजमेंट है वो तो आपने ज़रूर करनी है। वाइटल साइन मॉनिटरिंग हो गया, पेशेंट की पोजीशनिंग हो, पेशेंट की पोजीशनिंग है, पेशेंट की डाइट है, पेशेंट का मोरल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इसके अलावा जो मेन रिलेटेड टू सिकल सेल एनीमिया स्पेसिफिक जो आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट है वो यहाँ पे आपको बताई गई हैं, जो आपने स्पेसिफिकली सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट के साथ करनी है। ओवरऑल जो आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट है वो तो पेशेंट में सेम रहेंगी। हाइड्रेशन, मेंटेन हाई फ्लूइड इनटेक ओरल या आईवी टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लम्पिंग एंड सिकलिंग। ब्लड में क्लम्पिंग ना हो, क्लस्टरिंग ना हो सेल्स की, जिसकी आपने प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को ओरल अगर वो ले सकता है तो वेल एंड गुड। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है या कोई ऐसी कंडीशन है लाइक म्यूकोसाइटस या कोई अदर कंडीशन जिसकी वजह से पेशेंट ओरली मेडिसिन या फ्लूइड या फूड नहीं ले सकता, तो आपने उसको आईवी हाइड्रेशन दे देनी है। सेकंड, पेन रिलीफ करने के लिए आपने क्या करना है, एनाल्जेसिक पेशेंट को टाइमली देने हैं, या इसके अलावा जैसे ही पेशेंट को नीड हो एज पर नीडेड आपने पीआरएन बेसिस पे एनाल्जेसिक पेशेंट को प्रोवाइड करने हैं। Warmth, use warm compression to joint improve blood flow, never use cold packs। cold packs यूज करने से ब्लड अगेन वहाँ पे क्लस्टरिंग हुई हुई है, ब्लड की क्लॉटिंग हुई हुई है, ब्लड रुका हुआ है। अगर आप कोल्ड फॉर्मेटेशन करेंगे तो वहाँ पे मजीद कंडीशन स्वेयर हो जाएगी, मजीद क्लॉटिंग, मजीद ओकल्शन हो जाएगी सेल्स की, इसलिए आपने हमेशा वार्म फॉर्मेटेशन करनी है।
जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो स्मूथ हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजनेशन। क्योंकि बॉडी में हेमोग्लोबिन फॉल्टी बन रहे हैं, हेमोग्लोबिन का बेसिक काम ही ये है कि वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जब हेमोग्लोबिन फॉल्टी बनेंगे तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर डीऑक्सीजनेशन होगी। इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए आप पेशेंट को नेजल ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन लाइक फीवर हो गया एंड एमरजेंसी कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट एंटीबॉडीज। अगर आपको पेशेंट कोई सीरियस कंडीशन में लग रहा है, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो कि पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपने उसको एंटीबायोटिक्स दे देनी है। प्रिवेंशन, encourage incentive spirometry to prevent acute chest syndrome। स्पायरोमेट्री एक एक्सरसाइज है जो कि पेशेंट से हम करवाते हैं। पेशेंट एक स्पायरोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम पेशेंट के लंग्स की एक्सरसाइज करवाते हैं। तो अगर पेशेंट के लंग्स में अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन लग रही है या फिर फ्यूचर से प्रिवेंट करने के लिए बेहतर ये है कि स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज पेशेंट से करवा ली जाए। Supplements administered daily, folic acid to help the body build new and red blood cells। पेशेंट में मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स देना, वाइटामिन देना, ये इस तरह से काम करते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं और नए रेड ब्लड सेल्स को, जो कि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं, उसको फॉर्म होने में, जनरेट होने में हेल्प आउट करते हैं। देन आ जाएगा मॉनिटरिंग। आपने जो तमाम मैनेजमेंट की है, बहुत ज़रूरी है उसका रिकॉर्ड रखना, उसको मॉनिटर करना। इधर आपके पास आउटकम कितने पॉजिटिव आ रहे हैं और अगर आपके पास आउटकम नेगेटिव आ रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेटजी है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। सिकल सेल एनीमिया का अगर हम एक ओवरव्यू ले लें, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था? डैमेज रेड ब्लड सेल्स बनने से। डैमेज रेड ब्लड सेल्स या डैमेज हेमोग्लोबिन जो बनी थी उसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन एस। हेमोग्लोबिन एस की पॉलीमराइजेशन हुई थी। पॉलीमराइजेशन होने के बाद उन्होंने बना दिए थे वैसो ओकल्शंस। वैसो ओकल्शंस हमने क्या पढ़ा था? वैसो ओकल्शंस होती हैं कि फॉल्टी रेड ब्लड सेल्स ने आपस में ज्वाइंट होकर एक क्लॉट सा, एक गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर, एक क्लस्टर बना दिया है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, जिसको हम लोग वैसो ओकल्शन कहते हैं। उसके बाद हमने साइन सिम्टम्स पढ़ लिए कि इसमें फीवर आ जाता है, फटीग है, और ये जनरलाइज साइन सिम्टम्स के होंगे। बॉडी में जॉन्डिस हो जाएगा, स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ड्यू टू क्लस्टरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फॉल्टी रेड ब्लड सेल्स। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने पढ़ा पेशेंट को हाइड्रेशन देनी है, पेन रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक देने हैं, वार्म फॉर्मेटेशन करनी है ताकि ब्लड का फ्लो स्ट्रीमलाइन हो। देन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक देनी है। प्रिवेंट करना है पेशेंट को किसी भी दूसरे चेस्ट सिंड्रोम से, तो उसके लिए आप लोग स्पायरोमीटर एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। सप्लीमेंट देने हैं ताकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो नए रेड ब्लड सेल्स की जनरेशन के लिए। एंड लास्ट पे मॉनिटर आपने करना है आपके तमाम तरह के इंटरवेंशंस को जो आपने पेशेंट पे परफॉर्म की हैं, ताकि आपको फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में हेल्प आउट हो सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सिकल सेल एनीमिया। होपफुली आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स उसके अंदर आती रहती हैं और उसके अंदर आप कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।